तो हाय एवरीवन, मैं आरएस के और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो साइंस का चैप्टर है, जो बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका नाम है मेरे प्यारे रसगुल्लों, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोगों को मिलने वाले हैं मैक्सिमम वही 9 से 10 नंबर। इस चैप्टर से मिलने वाले हैं मैक्सिमम वही 9 से 10 नंबर। 9 से 10 नंबर ये चैप्टर हमारा क्या करता है, हम लोगों को हासिल कराता है, प्राप्त कराता है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर। ये चैप्टर का सबसे जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र आखिर क्या है, मानव नेत्र हमारे आंख में क्यों पाया जाता है और मानव नेत्र ही हमारे आंख में पानी मतलब होने का क्या महत्व है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी से रिलेटेड सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर। मुख्य टॉपिक हमारा क्या कह रहा है मानव नेत्र। मानव नेत्र हमारी क्या है, हेडिंग पड़ी हुई है। आखिरकार मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र किसे कहते हैं और मानव नेत्र का क्या महत्व होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आखिरकार चलते ही हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान, यह हमारी क्या है, डिफिनेशन है, मतलब कि परिभाषा है। परिभाषा क्या है, वो बहुत ही सरल तरीके से हमने अपनी जो हाई स्कूल की एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, उससे हम लोगों ने छाट बीट करके यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखे हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, चलते हैं। तो हमारा क्या है, कह रहा है परिभाषा, कह रहा है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। क्या है मानव नेत्र, अत्यंत ज्ञानेंद्रियां मतलब सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, यह हमें क्या करता है, यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर, मतलब कि हमारे जो चारों ओर क्या है, वो रंग को देखने का योग्य बनाते हैं, मतलब को रंग को देखने का ही योग्य बनाता है। कौन सा योग्य बनाता है, मानव नेत्र। क्या करता है, एक मानव नेत्र क्या करता है, कैमरे की भांति काम करता है। किसी भी चीज को अगर पहली बार देखोगे, उसको अगर कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद भी देखोगे, तब भी आप पहचान जाओगे कि इस चीज को या इस आदमी को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, लोग अपनी आंखों के तो मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना, अपनी आंखों को मतलब आंखों से देखा हुआ ही विश्वास करते हैं, तो ऐसा ही आप मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मानव नेत्र के दो बिंदु, मतलब कि दो बिंदु। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। यह बिंदु कहाँ पे स्थित होता है, गोलक में स्थित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मानव नेत्र गोलक के व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, 2 से 30 सेंटीमीटर का हमारा जो व्यास होता है 2 से 30 सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, मतलब कि वैकल्पिक बन के आ रहा है कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 होता है, 2.8 होता है, 2.5 होता है या 2.10 होता है। तो हम लोग क्या बताने वाले हैं कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक क्या हो गया, वैकल्पिक क्लियर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, मतलब कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से हिस्सा हैं और उनके कौन कौन से कार्य होने वाले हैं, मतलब कौन कौन से हिस्सा हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, क्योंकि जो जिसका हिस्सा होता है उसका कार्य अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी वीडियो में हर चीज का डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते ही है कि उनके कार्य और हिस्सा मतलब कि भाग कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं श्वेत मंडल कारणियां। आखिरकार ये कारणियां हमारे आंख में क्यों पाई जाती हैं, कारणियां का क्या महत्व है। ठीक है, कारणियां किसे कहते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि यह नेत्र के अग्रपर, ठीक है, एक पारदर्शी झिल्ली है, मतलब कि यह नेत्र अग्रपर एक पारदर्शी झिल्ली है। कहाँ पे झिल्ली है, वो अभी दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये हमारी कारणियां है। ये हमारा क्या है, बना हुआ है, मानव नेत्र की संरचना बनी हुई है, मतलब कि मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। ठीक है, डीपी बनी हुई है। तो हम लोग क्या करते देखते हैं इसमें
कि ये अग्र पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी मतलब बाहर की ही पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाली पारदर्शी झिल्ली है। ये सबसे ऊपर हम लोग, हमारी आंख के सबसे ऊपर क्या होती है, हमारी आंख के सबसे ऊपर जो होती है वो झिल्ली होती है, जो हमारे आंख के अंदर जाने से धूल मिट्टी को बचाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश करने का अधिकांश परिवर्तन कर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। समझने की कोशिश करिए आप लोग, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव नेत्र के अंदर जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, किरणों का अधिकांश परिवर्तन कर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो उसका आधा जो मतलब कि आधा अपवर्तन होता है वो कर्निया के सबसे बाहरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, उसके बाद हमारा टॉपिक है कि लेंस। दिस इज ये लेंस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं लेंस क्या है, लेंस कहाँ पर पाया जाता है आंख में, और लेंस का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेंस क्या कहता है, कहता है कि लेंस एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, पारदर्शी होता है, मतलब कि आप लोग समझते हैं। ठीक है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। क्या करता है, रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार और जहलीवत पदार्थ बना होता है। क्या होता है, और जहलीवत पदार्थ भी बना होता है। ठीक है, जहलीवत पदार्थ भी बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस की दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ये आवश्यक फोकस की दूरी के लिए ही सूक्ष्म समायोजन करता है, मतलब सूक्ष्म समायोजन करता है, आवश्यक नहीं करता है, समायोजन करता है। ठीक है, और ये हमारा जो लेंस है वो आंख के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोगों को हम बता दें कि ये जो है हमारा जो अंदरी ये जो पृष्ठ है, मतलब जो अंदरी ये भाग जो हिस्सा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आप लोग समझते हैं कि हमारे क्रिस्टलीय लेंस है। यही अंदर आंख के अंदर एक क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके आंख के अंदर भी एक आंख होती है, जिसको हम लोग लेंस बोलते हैं। काली काली छोटी सी दिखाई देती होगी। ठीक है, सबके आंख के अंदर होती है, आप एक दूसरे के आंख में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा आता है, परितरिका। ठीक है, परितरिका क्या होता है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, परितरिका हमारी कहाँ पर पाई जाती है वो आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो परितरिका का हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका कार्य देखते हैं। ठीक है, कार्य देखने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं। परितरिका, कार्निया के पीछे क्या है, हमारी आंख के अंदर जो कार्निया है, ठीक, कार्निया कहाँ पर है, कार्निया ये है। ठीक है, कार्निया के पीछे कहां पर, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय, एक क्या है, एक गहरा पेशीय है। ठीक है, ब्लू से लिख देते हैं वरना आप लोग समझेंगे कि गला लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो हमारे आंख के अंदर जो पुतली होती है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है, परितरिका ही जो हमारे आंख की पुतली का आकार होता है उसको नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, परितरिका करता है। ठीक है, तो परितरिका कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है परितरिका। ये हमारा क्या है, ये हमारा है परितरिका। ये हमारा परितरिका है, ये वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया परितरिका। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं परितरिका के बाद हमारा कौन सा टॉपिक होता है, मतलब कौन सा बिंदु आता है, तो वो हमारी
बिंदु आता है पुतली। पुतली कहाँ पर पाई जाती है, आंख के कौन से हिस्सा में पाई जाती है, और पुतली का कौन सा महत्व होता है, पुतली देखने में कैसी होती है, और पुतली का कार्य कौन सा होता है, वो यहाँ पर हम लोग सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, निपटारा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश, जो हमारी पुतली है वो क्या करती है, वो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, मतलब मात्रा को सही से दिखाती है, रोकती है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे का देखते हैं। इसमें जो है कितने पॉइंट कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, और पॉइंट कितने पाए जाते हैं, पॉइंट 5 होते हैं। ठीक है, तो पुतली कहाँ पर होती है, पुतली हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर होती है, ये पुतली होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पुतली है। ठीक है, आगे का हम लोग बताते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इतना एक बिंदु बचा हुआ है वो आपको ऊपर समझा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से मारना। और ये हमारा ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो आपको हम बताएंगे और अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते भी चलेंगे। इसीलिए हम साइड हो जाते हैं कि बच्चे हमारे स्क्रीनशॉट भी साथ में बना लें और अच्छे से नोट्स बना लें, जो एग्जाम के टाइम में वो पढ़ेंगे, एक बार बस देखेंगे और आगे इसके सर का पढ़ाया हुआ चट से चाट जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि रेटिना क्या है। क्या कह रहा है, कह रहा है रेटिना हमारा क्या है, कह रहा है रेटिना कहाँ पाया जाता है, रेटिना कहाँ होता है, रेटिना आंख में हमारे कौन सा कार्य करता है। ठीक है, ये सभी चीजें रेटिना, और रेटिना का ही काम हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण होता है। आंख के अंदर अगर रेटिना ना हो तो हम लोग क्या होगा, हम लोगों का, हम लोग कुछ देख नहीं सकते। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देगा। सारा देखने का काम कौन करता है, हमारा रेटिना करता है। ठीक है, तो हम लोग रेटिना पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए रेटिना पर डिस्कस करते हैं। रेटिना पर कैसे डिस्कस करते हैं वो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि रेटिना हमारा क्या डिस्कस करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रेटिना को पढ़ते हैं। ठीक है, रेटिना क्या है, देखिए यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। रेटिना है, रेटिना हमारा कहाँ होता है, आंख के अंदर होता है। ठीक है, रेटिना कैसे पहचानेंगे, यह एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली होगी आंख के अंदर। तो समझ जाइएगा कि रेटिना की बात हो रही है, जहाँ पे सूक्ष्म झिल्ली रेटिना में ही पाई जाती है। सूक्ष्म कोमल झिल्ली एकदम से मुलायम, ठीक है, रेटिना में होती है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। ठीक है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या होता है, अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये क्या होता है, इसमें होता है प्रदीप्त होने पर, क्या, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, मतलब कि चालू हो जाती हैं। ठीक है, तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। तथा विद्युत मतलब कि एक करंट सिग्नल होता है, उसको क्या करते हैं, पैदा करती हैं। ठीक है, ये सिग्नल द्रव के, ठीक है, तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये सिग्नल डायरेक्ट, जैसे कि आपको हम विस्तार में बताएं कि हमने जैसे क्या किया, हमने एक अद्भुत सा पेड़ देखा। ठीक है, तो कौन देखा, रेटिना मतलब कि सूक्ष्म झिल्ली जिसमें प्रकाश सुग्राही केंद्र पाई जाती है। ठीक है, तो कैसे होता है इसमें सिस्टम में, आप लोग जानते हैं। तो हमने किसी भी चीज को देखा, ठीक है, कौन सी, प्रकाश सुग्राही कोशिका के अंदर एक चीज बैठ गया कि हमने ये चीज देखा है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आगे का हम लोग समझते हैं। फिर क्या करता है, प्रकाश कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रदीप्त पर प्रकाश सुग्राही कोशिका
सक्रिय हो जाती है, मतलब सक्रिय हो जाती है। जब कोई चीज देखते हैं तो क्या होता है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तथा उसके विद्युत सिग्नल, एक हमारे अंदर दिमाग में विद्युत सिग्नल पाई जाती है, क्या होता है उसमें, सिग्नल पैदा करती है, मतलब सिग्नल पैदा करते हैं कि ये चीज देखी है हमने, ठीक है। ये सिग्नल द्रक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाता है, मतलब कुछ देखा फिर हमारे अंदर, मतलब कि दिमाग के अंदर पहुंचाता है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं और ये चीज कहाँ पे जाने वाली है, सीधे आपके दिमाग के अंदर जाने वाले हैं। अब आपके दिमाग के अंदर कौन पहुंचाएगा, रेटिना पहुंचाएगी आपके दिमाग के अंदर, मतलब कि आंख ही पहुंचाएगी हमारा सब चीज दिमाग के अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। मस्तिष्क क्या होता है, इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, मतलब कि संक्षिप्त, मतलब जो क्या करता है, जो समझने वाली चीजें रखता है, उसके बाद क्या करता है, वो व्याख्या कर लेता है, मतलब अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। और हम वस्तु को देख पाते हैं, उसके बाद ही हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया कुछ? बिना रेटिना का हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब सर, रेटिना आंख के कौन से भाग पे पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, वो आरएस के सर बताएंगे। कौन बताएगा, आरएस के सर बताएंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, रेटिना है। रेटिना हमारा कहाँ पाया जाता है, 1, 2, तीसरे परत पे पाई जाती है, दृष्टिपटल रेटिना। दृष्टिपटल रेटिना, बिना दृष्टिपटल रेटिना का हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग कौन सी चीज देखने वाले हैं, दूर बिंदु, निकट बिंदु, इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर साफ करना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। उसके लिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम आगे का आपको यहीं पे बताते हैं, ठीक है। कहीं जाने वाले नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर आपका डिस्कस करवाएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वीडियो से जाएंगे, ठीक है। ऐसे आरएस के सर हटने वाले नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी चीज, यूपी बोर्ड को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आरएस के सर हटेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, तब तक हम क्या करते हैं, आगे का टॉपिक तैयार करते हैं, मतलब कि आगे का आपको समझाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। चलिए, आप लोग ने स्क्रीनशॉट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे का आपको बताया था कि बता रहे हैं, देखिए हम तुरंत बताते हैं। ये रहा आपका दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या है, आंख के अंदर एक बिंदु पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरबिंदु, ठीक है। वो दूरबिंदु क्या है, दूरबिंदु की हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। वह नेत्र, वह न्यूनतम, वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई लेंस वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, मतलब स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, मतलब नेत्र का दूर बिंदु ही कहलाता है, मतलब कि आप कुछ समझे, वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु ही कहलाता है, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है, सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है, ठीक है। निकट बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, निकट बिंदु, यह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, क्या, जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है।
वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, वह न्यूनतम दूरी मतलब कि न्यूनतम दूरी, ठीक है, निकट वाली दूरी, ठीक है, आप समझते हैं। जिस पर रखी कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, बिना तनाव के मतलब कि बिना जोर डाले, ठीक है, अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे मतलब कि अच्छे से दिखाई दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं, कहता है किसी सामान्य, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है किसी सामान्य के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग कितने सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। इसके बाद इससे सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समंजन क्षमता आता है। समंजन क्षमता वो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आखिर ये समंजन क्षमता क्या होता है, यह हमारे चैप्टर में क्या कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब कि अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। वेरी वेरी सिंपल, बहुत सरल, ठीक है। लेंस की वक्रता पश्चाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब कि लेंस की वक्रता पश्चाभी द्वारा क्या करते हैं, पेशियों द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यह हमारा क्या होता है, समंजन क्षमता। देखिए बहुत छोटी छोटी सी डिफिनेशन है, आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहीं से भी आप क्या करेंगे, हर चीज क्या करेंगे, साफ करते चलेंगे, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए कितना सरल है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, या समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता समाधि पेशियों द्वारा नियंत्रित करते हैं, बहुत छोटी है, ठीक है। ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, मतलब कि लर्न कर लेगा, याद कर लेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं क्या है, आगे हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधक, ठीक है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधक, ठीक है। यह भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग टिक लगाते चलेंगे, वेरी मोस्ट का दर्जा देते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पहला जो बिंदु है, मतलब कि जो पहला नियम है वो क्या है, मोतिया बिंदु, मतलब कि मोतिया बिंदु है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मोतिया बिंदु को समझेंगे, जानेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे, उसको बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। देखते हैं कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों, जो अधिक मतलब कि 55 साल के ऊपर वाले जो व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, उनको साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्यों उनको साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी उम्र भी क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु कहते हैं। अब जैसे कि 55 साल के मतलब एक बूढ़े आदमी को हमने क्या किया, उसका चश्मा हम लोग क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई ऐसी चीज दे देते हैं, मतलब कि उसको हम लोग क्या देते हैं, अखबार दे देते हैं, ठीक है। तो अखबार को पढ़ेगा तो उसको मतलब कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चश्मा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि की कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि छप हो जाती है, मतलब कि छप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मोतिया बिंदु की शल्य निकट चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, मतलब कि उसका क्या करते हैं हम लोग, जांच करवाते हैं आंख की, उसका जो होता है उसमें जो सिस्टम होता है आंख में, वो लोग करते हैं, मतलब कि कौन करता है, शल्य चिकित्सा के बाद, मतलब कि जो आंख के डॉक्टर वगैरह जो होते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसकी जांच करते हैं, उसके बाद
उसका चश्मा बनाते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं और उनके क्या होता है, अखबार भी देंगे तो बहुत आसानी से उनको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे का आपको बताते हैं, तब तक ये भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। और हाँ, स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाली देख लें स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको आप लोग नोट्स में भी अच्छे से अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हमारी लिखावट पे मत जाइए, आप अपनी लिखावट पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मानिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे का टॉपिक क्या कह रहे हैं। आगे के टॉपिक जैसे कि ये हो गया निकट दृष्टि दोष, देख दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कारण और निवारण। इसका सबका हम लोग क्या करेंगे, निपटारा करेंगे, वो भी अभी करेंगे, जस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किस मतलब की पोजीशन, मतलब कि निकट दृष्टि दोष किस व्यक्ति में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस दोष में क्या, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी क्या होता है, इस दोष में जो व्यक्ति है वो निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है जो निकट रखी होती है उसको स्पष्ट देख सकता है। कौन सा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कारण, कौन सा कारण, मतलब कि जिस व्यक्ति में क्या होगा, जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो नजदीक का देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर के नजदीक का देख पाएगा। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर के उधर का वो नहीं देख पाएगा। वो कैसे व्यक्ति कहलाते हैं, जिनको नजदीक का दिखाता है उनको निकट दृष्टि दोष, और जिसको दूर का नहीं दिखता उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं वाला व्यक्ति होता है। और दिक दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कैसा होता है, पहले इसको देखते हैं। ऐसे दोषायुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर होकर नेत्र के पास आ जाता है। मतलब कि जिसको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो चश्मा लगाता है तो दूर का क्या होता है, बिंदु नजदीक आ जाता है। आपने कभी ट्राई कर लेना, ठीक है, आप भी ट्राई कभी कर लेना। दिक दृष्टि दोष क्या है, दिक दृष्टि दोष वह दोष है, मतलब कि वह दोष कोई व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति दोषायुक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर से हट दिख जाता है, मतलब कि दूर से हट जाता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष वाला कौन सा व्यक्ति होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टिता दोष कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वायु के वृद्धि के साथ साथ, मतलब जैसे वायु बढ़ती जा रही है, 55 के ऊपर होता जा रहा है, नेत्र में भी समंजन क्षमता घटती जा रही है, मतलब आंख का जो समंजन क्षमता वो भी घटता जा रहा है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट दूर बिंदु हट रहा है। ठीक है, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी दोष कहते हैं, मतलब कि जरा दृष्टि दोष दृष्टिता कहते हैं। ठीक है, कारण इसका क्या होता है, या पछाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब लचीलेपन की कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कौन सी चीज, ये पछाभी पेशियों। ठीक है, ये भी दृष्टि दोष का आता है। इसका निवारण कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निवारण देखते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में, कभी कभी किसी के नेत्र में, मतलब कि दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्राय
द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है, मतलब कि द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपर भाग अवतल और निचला भाग उत्तल होता है। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा, क्योंकि हम अच्छे से ही समझाते हैं सबको। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। ठीक है, साथ में नोट्स पे नोट करते चलिएगा। ठीक है, अभी रफ पे चल जाएगा, बात को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट करवा देते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं वो समझ लिए हमारा बहुत रफ का काम हो रहा है, और जो हम लोग जो स्क्रीनशॉट करवा रहे हैं उसका मतलब हो जाएगा हम नोट्स बना रहे हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। आगे का हमारा टॉपिक कुछ नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन अब के वाले पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से हम लोगों को क्या मिलने वाला है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाले हैं एक अच्छे अंक, जो आप लोग अभी प्राप्त कर लेंगे। इसको पढ़ के, समझ के, लिख के, हर चीज करके इसको आप लोग क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका चैप्टर है मानव नेत्र तथा संसार बिरंगा, मतलब तथा संसार। ठीक है, रंग बिरंगा संसार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, मतलब अपना टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष और निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसका कहना साफ साफ आप लोग समझ रहे होंगे। इसका कहना यह है कि निकट दृष्टि दोष जो आपको हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद और निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष और निवारण के लिए, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष और निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष और निवारण के लिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है निकट दृष्टि दोष वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। आप लोग सब लोग समझते हैं, देखे उस दिन समझे भी थे, मतलब कि उस दिन का इसी वीडियो में समझे भी थे अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब कि आगे देखते हैं। फोकस ना होकर रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पहले, ठीक है, रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पहले बन जाता है, मतलब कि रेटिना के पहले बन जाता है। दोष के निवारण के लिए, मतलब कि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के लिए उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश किरण रेटिना पर केंद्रित हो, ठीक है, हो सके और स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, और क्या हो सके, स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, अवतल लेंस का प्रकाश किरणों को फैलाता है। जो अवतल लेंस होता है, इसका क्या काम होता है, यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है, इसको अपसारी लेंस जिससे आंख की फोकस शक्ति कम हो पाती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे, हाँ समझ ही गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दोबारा रिपीट करवा देते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना? ठीक है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित हूं, जिससे क्या हूं, प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित हूं। ठीक है,
केंद्र बिंदु हो सके, ठीक है, और स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, और इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। आगे फैलाता है। अभिसारी लेंस जिसके आंख की फोकस शक्ति कम हो सके, मतलब कि क्या होता है कि आगे से प्रकाश आती है तो हमारा कौन सा अभिसारी, जिसका आंख के क्या करते हैं, फोकस को एकदम से फैला देती है, ठीक है, जिससे क्या होती है, फोकस की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। और दूर की वस्तुएं क्या होती है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। आप लोग इसमें समझ गए होंगे क्या होता है। इसमें ये होता है कि निकट दृष्टि दोष का जो होता है उसको क्या होता है कि सच, मतलब कि क्या होता है, उस निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अवतल लेंस वाला चश्मा पहनेंगे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अच्छी तरीके से, जो स्टूडेंट भी होते हैं जिसको नजदीक का तो दिखाई देता है लेकिन क्या होता है कि वो कॉलेज में सीट के पीछे बैठते हैं, ठीक है, मतलब आगे वाली सीट छोड़ के सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, तो उनको क्या होता है कि बोर्ड पे जो लिखा होता है वो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अवतल दर्पण वाला चश्मा बनवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दूर का होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब आगे के ओर खसक आता है, जिससे उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर बनता है, कहाँ पे बनता है, अनंत से कम दूरी पर बनता है, एक अनंत से कम दूरी पर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं क्यों बनता है अनंत से कम दूरी पर, उसका भी निवारण हम लोग यहीं पर करने वाले हैं, ठीक है। सामान्य आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। किस पे होता है, अनंत होता है, मतलब सामान्य, मतलब कि उसका किसी भी चीज की मतलब कि पीड़ित नहीं है, ठीक है। सामान्य आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग नियोपिया बोलते हैं, ठीक है, नियोपिया से पीड़ित व्यक्ति में यह दूर बिंदु अनंत से खिसक कर, वही बात बताया ना वहां पे, अनंत से खिसक कर आंख के पास एक निश्चित दूरी पर आ जाती है, मतलब एक निश्चित दूरी पर आ जाती है, ठीक है, निश्चित दूरी पर आ जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और क्या होता है, नजदीक का स्पष्ट देख पाता है, जैसे कि वो बुक देख पाता है लेकिन बोर्ड पे लिखा नहीं देख पाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका निवारण किससे करेंगे, इसी से करेंगे, मतलब कि अवतल दर्पण से ही हम लोग इसका निवारण करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिएगा कि ये जितने भी हम आप लोगों को अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस मतलब कि समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज इंपॉर्टेंट ही बताते हैं, सभी की तरह हम बड़ी नहीं फेंकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वही हम आपको बताते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं खींचता ही कि हाँ एक क्वेश्चन है तो 2 पन्ने में आए, नहीं, 2 पन्ने में लिखेंगे तब भी उतने नंबर मिलेंगे, और जितने लाइन का मतलब कि छोटा भी लिखेंगे और स्पष्ट लिखेंगे, सच लिखेंगे और एकदम से सटीक लिखेंगे तब भी आपको उतना ही मिलेगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि शॉर्ट ही ज्यादा लोग देखना और लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग कहते हैं कि काफी भर दो जाके हो जाएगा, ऐसे होने वाला नहीं है, उसके लिए हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। 2 पेज में लिखेंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, और आधे पेज में लिखेंगे तब भी उतना ही नंबर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि बकवास ना लिखते हुए लिखते हैं जो हमारे मेन टॉपिक है, जो मेन याद करने वाले उसी को, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपका मित्र कोई है, मोनू सोनू चुनू कोई भी है,
मित्र किताब ठीक से पढ़ पाता है, किताब ठीक से पढ़ पाता है, ठीक, परंतु ब्लैक बोर्ड से नहीं देख पाता है। देखिए वही सभी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि देखिए वो क्या होता है, किताब सही से पढ़ पाता है लेकिन जो बोर्ड पे लिखा होता है वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। वह कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब आप लोग कमेंट में बताइए, हम नहीं दिखाने वाले, नहीं बताने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बता देंगे कि जो वो व्यक्ति हमारा किस चीज से पीड़ित है। तो आप लोग बता देंगे निकट दृष्टि दोष से वो आदमी या वो लड़का पीड़ित है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आपका मित्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वही बात है जो हमने आपको बताया, ठीक है। निकट दृष्टि से पीड़ित क्योंकि इसके पास की चीजें किताब तो साफ देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीजें, मतलब कि जो दूर की चीजें हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी चीजें हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं देख पा रहा है, ठीक है। इस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेंगे। तो हम आशा भी करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग यहाँ तक का सफर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपनी नोट्स पे अच्छी तरीके से अपनी हैंड राइटिंग के हिसाब से जैसी बनती हो उसी तरीके से आप अपनी नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस बता रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे का हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक देखते हैं। कौन सा टॉपिक है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु की निकट बिंदु क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु के अनंत मतलब कि इन्फिनिटिव, आप लोग समझते होंगे इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, बहुत दूर तक दिखाई देने वाली अनंत, ठीक है, इन्फिनिटिव पर होता है, ठीक है। और निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को हमने बताया था, अभी ही जस्ट बता के आए हुए हैं कि जो आप लोगों का क्या प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि निकट दूर बिंदु का प्रतिबिंब बनता है वो 25 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है। और जो आपका ये बनता है मानव का दूर बिंदु, ये इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अनंत पर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। आपको समझ में यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, बट अब आपको आगे समझाते हैं कि क्या होता है। आगे होता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर और अनंत बीच रखी वस्तुओं को बिना किसी तनाव को स्पष्ट किए, मतलब कि बिना कोई तनाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट मतलब कि स्वच्छ, मतलब कि स्पष्ट का मतलब समझते ही हैं कि उसको साक्षात देखा जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे क्या होता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, क्या, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा विक्षेपन। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, मतलब कि एक सूर्य होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत का प्रकाश, मतलब कि श्वेत का प्रकाश 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, मतलब कि विभक्त कर देता है। यह 7 रंगों का होता है, मतलब कि ये 7 इसमें जो होता है, किसमें, जो प्रकाश का श्वेत प्रकाश होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म में 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, मतलब कि रंग पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं वो भी आपको बता ही देते हैं, ठीक है। कौन कौन से रंग होता है, पहला आपका क्या होगा, बैंगनी, मतलब कि जिसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, लाल होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा,
नारंगी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, पीला होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, हरा होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, नीला होगा। उसके बाद क्या हमारा होगा, जामुनी होगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, बैंगनी होगा। मतलब कि आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश के अवयवी को वर्णों के इस बेड का सेक्टम वर्ण क्रम कहते हैं। मतलब को इसी का क्या कहते हैं, सेक्टम वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को अवयवी करणों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश के अवयवी, मतलब कि अवयवी वर्णों में विभाजन के विपेक्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो वेरी नोट, इसको वेरी नोट पढ़ेंगे। ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने का पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्णों आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। मतलब कि अलग अलग कोणों पर क्या होते हैं, झुकते हैं। वो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। देखिए लाल प्रकाश क्या है, सबसे कम झुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद जबकि बैंगनी प्रकाश से सबसे अधिक झुकता है। जबकि जो बैंगनी है, देखिए यहाँ पर क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग अपनी बुक में जब बनाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन में रेड लिखेंगे, उसके बाद ये नारंगी लिखेंगे, उसके बाद ये पीला लिखेंगे, उसके बाद ये हरा लिखेंगे, उसके बाद ये कौन सा, आसमानी लिखेंगे, उसके बाद ये कौन सा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले रेड लिखेंगे, नारंगी लिखेंगे, पीला लिखेंगे, हरा लिखेंगे, ठीक है, आसमानी लिखेंगे, नीला लिखेंगे और बैंगनी लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पर्दा बना होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब कि आगे हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष का क्या महत्व होता है इस चैप्टर में, इंद्रधनुष से हम लोग क्या सीखते हैं और इंद्रधनुष का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ये भी क्या टॉपिक जो है उसको भी निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंद्रधनुष का देखते हैं। इंद्रधनुष हमारा क्या है। ठीक है, तो हमारा इंद्रधनुष क्या है, और इंद्रधनुष जो ये है ये बहुत कुछ है। ठीक है, ये हमारा इंद्रधनुष आता ही आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ में x मानते हैं, तैसे हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मानते ही नहीं है, जैसे मैथ में x का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार आप लोग मान लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका भी बहुत बड़ा मान होगा, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे इंद्रधनुष हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात, देखिए वर्षा होने के पहले, ठीक है, वर्षा होने के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म, मतलब कि जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला, जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं, या मंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म, मतलब कि उपस्थित मतलब कि वहां पर होने वाली जल की सूक्ष्म, मतलब कि जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। मतलब कि परिक्षेपण के कारण ही हमारा प्राप्त होता है क्या, प्रकाश के परिक्षेपण, मतलब कि सूर्य प्रकाश के परिक्षेपण। ठीक है, प्राप्त होता है। उसके बाद इंद्रधनुष पूर्व के विपरीत दिशा, जो इंद्रधनुष होता है वो हमारा पूर्व के विपरीत दिशा मतलब कि सामने ठीक है में बनता है। ठीक है, अगर पूर्व उधर है तो हमारा इंद्रधनुष इधर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जल की सूक्ष्म बूंदे छोटे प्रिज्म के भांति ठीक है कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, छोटे
प्रिज्मों के भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित, ठीक है, सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। क्या करती हैं? अपवर्तित तथा विक्षेपित करते हैं। पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तन करती हैं। अतः जल की बूंदों को बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। क्या करती हैं? जल को क्या होता है इसमें ये होता है कि आंतरिक परिवर्तन करती हैं, अतः जल के बूंदों को बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपवर्तित का मतलब तो आपको समझा ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्णों प्रेक्षक नेत्रों तक पहुंचाती हैं। मतलब कि यहाँ पर साफ है कि हमारा जो आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हमें जो प्रेक्षक नेत्रों मतलब आंख तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो काम हमारा करता है प्रकाश के परिक्षेपण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा नोट्स में एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन आप ट्राई भी कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं? जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ये क्या हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इंद्रधनुष कैसा होता है, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो हम आपको क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इंद्रधनुष का डायग्राम चिपकाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम आपको अभी दे देंगे। ठीक है, तब तक आगे देख लेते हैं क्या होता है। आगे होता है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। मतलब कि क्या होता है इसमें है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगती है। कैसे दिखाई देने लगती है? हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। तथा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात, मतलब 2 मिनट पहले से ही हम लोगों को क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ तक भी आपका डाउट क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तारों का आभासी स्थिति। जो तारे होती हैं, इनका आभासी स्थिति कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात हमें पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचते समय तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है। क्या होता है? निरंतर अपवर्तित होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में से होता है। मतलब कि वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में से होता है, अच्छी तरीके से आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश के अभिलंब की ओर, मतलब कि क्योंकि वायुमंडल के तारों के प्रकाश के अभिलंब की ओर ही क्या होता है, वो आप आगे दिखाते हैं, झुका होता है। कैसा झुका होता है? कि अभिलंब की ओर ही झुका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः शिक्षित के निकट देखने पर कोई तार अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई प्रतीत होता है। मतलब कि इसी में क्या होता है? ऊंचाई प्रतीत होता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का हम लोग अभी आपको बताते हैं। अब बात रही डायग्राम की, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग इंद्रधनुष का डायग्राम चिपकाने वाले हैं। और यहाँ पर क्या होगा? अग्रिम सूर्योदय का विलंब सूर्यास्त भी यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? डायग्राम देने वाले हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग अपनी नोट्स पे अच्छी तरीके से समझ के बना सकें। ठीक है, बात समझाने की तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में जगह बहुत कम है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र सब चिपका देंगे। ठीक है, डोंट वरी, आरएसके सर से पढ़ते हैं तो किसी भी चीज का डाउट नहीं रहेगा। अगर भी किसी भी चीज का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी पूर्ति करेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे का हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायुमंडलीय अपवर्तन।
क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। एक मिनट, क्या है हमारा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं? अगर वायुमंडलीय अपवर्तन कहीं पर भी पूछ लिया जाए तो आप लोग ये लिख देंगे तो आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे जितने नंबर वो पूछ रहा है। तो ये भी वायुमंडलीय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां पर भी इम्पोर्टेंट लगता है आप समझ जाइएगा कि बहुत ही जरूरी होगा, तभी आज के सर पढ़ा रहे हैं, अन्यथा आज के सर बवाल नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं। वायुमंडलीय स्थिरता के कारण प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। बहुत इतना सा तो हमारा वो इतना तो हमारा टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, अग्नि से सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय, ठीक है। तो ये तो अभी आपको बताया हमने, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई का प्रतीत होना, ठीक है। आगे का हम लोग देखते हैं गर्म वायु में से होकर देखने वाली वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? स्रोत के समान प्रतीत होता है, ठीक है। चूंकि क्या आगे देखते हैं, चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों, चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों के पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। कैसे होता रहता है? पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अतः तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। क्या होती रहती है? तारों की आभासी स्थिति क्या होती रहती है? विचलित होती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की मात्रा कैसी होती है? झिलमिलाती रहती है। तारों की मात्रा झिलमिलाती रहती है, ठीक है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है। हाँ, इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी तारा चमकीला प्रतीत होता है और कभी कभी तारा चमकीला प्रतीत नहीं होता है। किस लिए? इसीलिए, कौन सा? तारों के आभासी स्थिति, ठीक है, तारों के आभासी स्थिति विचलित होता रहता है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की मात्रा झिलमिलाती रहती है, ठीक है। जो आंखों में प्रवेश करती हैं वो तारों की मात्रा क्या होती रहती है? झिलमिलाती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं और ये कभी धुंधला भी टिमटिमाहट का प्रभाव है। अब कभी कभी धुंधला सा दिखने लगता है तो उसका क्या प्रभाव है? टिमटिमाहट का प्रभाव है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीकरण, ठीक है। प्रकाश का प्रकीकरण क्या है? टिंडल प्रभाव देखते हैं, ठीक है। पहले नंबर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? टिंडल प्रभाव। पहले आप लोग ये लिखेंगे, उसके नीचे आप लोग टिंडल प्रभाव को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपनी नोट्स बुक में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जब कोई प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल, ठीक है, जब किसी प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुंधला जल के सूक्ष्म बूंदों, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है। कैसे टकराता है? वायु के अणु से टकराता है। उस किरण पुंज का मार्ग कैसा होता है? मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसी किरण पुंज का मार्ग जो होता है वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकीकरण की परिघटना टिंडल प्रभाव, मतलब कि परिकीकरण के परिघटना टिंडल प्रभाव क्या होता है? उत्प्रेरित होता है, मतलब कि उत्पन्न हो जाता है, लागू हो जाता है, चालू हो जाता है आप लोगों की भाषा में, ठीक है। उदाहरण क्या है? इसके जो उदाहरण भी दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? अच्छी तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि ये जो हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे? अच्छी तरीके से देखेंगे। मतलब कि टिंडल प्रभाव हम अपने आप कैसे ट्राई कर सकते हैं या उसकी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? उदाहरण में देखेंगे, ठीक है। उदाहरण आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि क्या देखे होंगे? जब धुएं से भरे किसी कमरे, आपने देखा होगा कि जब किसी धुएं से भरे किसी भी चीज का धुआं होता है उससे भरे कमरे, ठीक है, किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई
कोई पतला प्रकाश, जैसे कि एक छिद्र बना हुआ है, हमारी छत पे बना हुआ है छिद्र, मतलब कि साइड में एक छिद्र बना हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रवेश करता हुआ प्रकाश, जो प्रवेश करता है प्रकाश तो कैसा दिखता है, जैसा सीन दिखता है वहां पर, हम उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रकाश कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल, आपका ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा हमारा है, जब किसी घने जंगल में, ठीक है, आप कभी गए होंगे किसी घने जंगल में, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश गुजरता है, ठीक है, जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो टिंडल प्रकाश को भी देखा जा सकता है, तो टिंडल प्रकाश को भी देखा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी जंगल में जाएंगे और क्या कहता है, और वितान से सूर्य का प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, तो भी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव वहां पर होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, तब तक हम आपको क्या करते हैं, दूसरा बताते हैं, दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपको हम लोग बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। पीछे का तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा, बट आगे का भी नहीं समझ में आया, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे का पढ़ते हैं। आगे का क्या है, रेलाइट का नियम। रेलाइट का नियम मतलब वर्गीकरण ए 1/, तरंग मतलब कि 4, ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया, लेमडा, देखिए A/1 लेमडा 4, ठीक है। तो लेमडा प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये इसका ये हो गया, ये नियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, प्रकाश का वर्णन प्रतिकरण करने वाले वर्णों का आकार का निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, 3 चीजों पे निर्भर करता है। कौन कौन से 3 चीजों पे निर्भर करता है, वो आप लोग पहले देखेंगे, उसके बाद आप लोग समझेंगे, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। समझ में आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले आकाश को प्रकीर्णन करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य से प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णन प्रकाश को श्वेत भी प्रतीत हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे का हम लोग देखते हैं टॉपिक कौन सा है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आएगा तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा, पहला नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहला कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, ठीक है। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग को कोहरे, मतलब लाल रंग को क्या मतलब होता है, इसलिए लाल रंग तो खतरे का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो कोहरा, जाड़े में कितना भी कोहरा पड़ा हो, लेकिन रेड जो लाइट होती है वो देखेंगे, जो धुएं में भी सबसे कम प्रकीर्ण होता है, मतलब धुएं को भी चीरता फाड़ता दिखेगा, हाँ भाई देखो लाल लाल हम खड़े हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, डेंजर खतरा। इसीलिए यह दूर से देखने पर भी दिखलाई देता है, दूर से भी अगर देखोगे तब भी ये दिखलाई देगा, कितना भी कोहरा पड़ा हो, ठीक है। कोहरा माने नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई क्यों देता है ना। वो आपके भी माइंड में, दिमाग में, मतलब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर नीला क्यों दिखाई देता है, हमको भी ऐसा लगा था, बट अब नहीं लगेगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखते हैं आगे, देखते क्या है, इसमें कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के सापेक्ष छोटा होता है, ठीक है, छोटा है, ठीक है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की ओर सापेक्ष 1.8 गुनी होती है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं अतः अतः जब सूर्य का प्रकाश प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, अतः सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वो वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, तो वायु के सूक्ष्म कण जल रंग की सापेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से प्रतीत करते हैं। कैसे प्रतीत करते हैं? प्रबलता से प्रतीत करते हैं। प्रकीकरण हुआ नीला आकाश हमारे नेत्र को क्या करता है? प्रवेश करता है, हमें नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तभी जो होता है हम लोगों को क्या होता है कि आकाश का रंग हम लोगों को नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? देखिए, ऊंचाई पर जो उड़ते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये भी आप कभी जब बैठेंगे हवाई अड्डा से उड़ेंगे हवाई जहाज में तब बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको सबसे पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि इनका ऊंचाइयों पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। इनका मतलब सुस्पष्ट इनको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इनको आकाश का रंग जो होता है वो काला प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आरएस के आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, और हमारा और आपका सफर यहीं तक था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि ये आपका थ्योरिकल जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, ठीक है, इस चैप्टर के मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तब तक का लक और ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, और अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, ठीक है। तब तक का हमारा और आपका सफर यहीं तक था, ठीक है। आप लोग नोट्स और तैयारी अपने जोरदार तरीके से करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।